नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को संचार के विभिन्न माध्यमों के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। संप्रेषक और संग्राहक के बीच की जो माने जोड़ने का कार्य करता है और किसी भी संदेश को जिस माध्यम के जरिए हम संग्राहक के पास पहुँचाते हैं वही संचार माध्यम होता है। यानी वक्ता और श्रोता के बीच की जो संपर्क कड़ी है वही संचार माध्यम है। संचार माध्यम के कई भेद हैं, माने ये ज्ञानेंद्रियों के आधार पर किए गए हैं। पहला तो है श्रव्य, जो कि सुनकर के हो। दूसरा दृश्य, जो देखकर। और तीसरा जो है वो श्रव्य और दृश्य यानी सुनकर और देखकर दोनों। श्रव्य के अंतर्गत आते हैं आकाशवाणी, टेप रिकॉर्ड, लाउड स्पीकर, नारे, गाने इत्यादि। दूसरा जो है दृश्य, इसके अंतर्गत आते हैं पोस्टर, चार्ट, फोटोग्राफ, बोर्ड, कार्टून, स्लाइड इत्यादि। और श्रव्य और दृश्य दोनों में जो हो वो है दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, नाच गाना, कठपुतली। और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो 3 वर्गीकरण किए गए, इनको भी हम कई वर्गों में माने बांटा गया है। पहला है परंपरागत माध्यम, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे कठपुतली है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोकगीत है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तीसरा मुद्रित माध्यम, मुद्रित साहित्य, समाचार पत्र, विज्ञापन इत्यादि। चौथा है मौखिक संचार माध्यम, जैसे जनसभा करना, गोष्ठी करना, माने ये है संचार माध्यम मौखिक का हुआ। पांचवा बाह्य माध्यम। बाह्य माध्यम में आता है पोस्टर, सिनेमा, स्लाइड, होर्डिंग्स इत्यादि। संचार माध्यम के चयन के समय कई बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला, संदेश के तत्व और उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर संचार माध्यम चुनना चाहिए। दूसरा, श्रोताओं तक सरलता से पहुंचने वाला माध्यम ही श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। तीसरा, संचार माध्यम श्रोताओं की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। जब एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां उसमें संलग्न होती हैं तो संचार का प्रभाव उतना ही गहरा और प्रभावशाली पड़ता है। चीन में यह कहावत प्रचलित है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को सुनता है तो कुछ समय बाद उसको भूल जाता है। यदि वह देखता है तो वह याद रखता है, और जब वह उस काम को करता है तो वह वस्तु अविस्मरणीय बन जाती है। तो ये हुआ कि संचार माध्यम जो अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को हमारे वो प्रभावित करे। चौथा है संचार माध्यम संप्रेषक को ठीक समय पर उपलब्ध हो और वह श्रोताओं को भी समय पर सूचना पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो यह विचारणीय है। माने एक और माने है कि संचार माध्यम की प्रभावशीलता को देखते हुए उसका खर्च भी जो है, जैसे आर्थिक जो है उसका भी भार कम से कम पड़ना चाहिए, ज़्यादा खर्चवा नहीं होना चाहिए। तो यह विचारणीय है कि सम्यक निर्देशन तथा सम्यक लक्ष्य सिद्धि के हेतु प्रयुक्त संचार माध्यम ही सफल होते हैं। चयन करते समय संप्रेषक संचार माध्यम तथा उसके संपादन करने की क्षमता का विश्लेषण कर लेता है। संचार सरणी श्रोताओं की आवश्यकता, उनकी परिस्थिति और उनके मानसिक स्तर पर उपयोगी साबित होती है। अब हम संग्राहक पर विचार करें। संदेश को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो संग्राहक कहलाता है। यह सर्वज्ञ या अल्पज्ञ भी हो सकता है, बहुत होशियार भी हो सकता है, और भाई साधारण माने पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी हो सकता है। धैर्यपूर्वक सुनने वाला हो सकता है या फिर अधीर हो कि बीच में ही उकता जाए। स्पष्ट रूप से सोचने समझने वाला या भ्रामक श्रोता भी हो सकता है। संग्राहक स्त्री, पुरुष, युवक अलग अलग या समुदाय के रूप में हो सकते हैं। जन संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए संग्राहकों के संदर्भ में कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, संग्राहक की आवश्यकता और उसकी रुचि क्या है। दूसरा, संग्राहक की परंपराएं, रीति रिवाज और उसका सामाजिक मूल्य। तीसरा, संग्राहक की आयु। भाई आयु छोटी होगी तो उसमें आप एक से एक अध्यात्म की बात बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा, तो संग्राहक की आयु के अनुसार उसको कोई बात बतानी चाहिए और उसका मानसिक स्तर देखते हुए। किसी नई वस्तु उत्पाद की ओर जनता अधिक आकर्षित होती है। जानकारी, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण,
स्वीकरण, इन 5 चरणों से गुजरने के बाद ही संग्राहक किसी कार्य के प्रति एकाग्र होता है, उसे दत्त चित्त होकर, माने तल्लीन होकर के पूरा करता है। अब है प्रतिपुष्टि, जिसको आप फीडबैक भी कहते हैं। जन संचार प्रक्रिया को सफल बनाने में प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक है। संदेश भेजने के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि संग्राहक जो हैं उसमें से कितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, समझा या नहीं समझा। प्रतिपुष्टि द्विमार्गी पद्धति है। पहला है संग्राहक से संप्रेषक तक और दूसरा संप्रेषक से संग्राहक तक। यह 2 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है। संचारित संदेश उपयोगी हो रहा है या नहीं, संचार प्रक्रिया में यदि कहीं कमी रह गई है तो कहाँ कमी रह गई और उसे कैसे दूर किया जाए, सुधारा जाए, इन सभी आशंकाओं का उत्तर प्रतिपुष्टि से प्राप्त होता है। संचार का एक तरफा होना संचार की सबसे बड़ी रुकावट है। प्रतिपुष्टि संदेश की श्रोता वर्ग की आवश्यकता के अनुसार एक लय बनाता है। संचार की साख के लिए प्रतिपुष्टि अपरिहार्य ही है और इसीलिए कहा गया है, फीडबैक इज द रिसीवर्स रिएक्शन टू द मैसेज वेदर फेवरेबल और हॉस्टिल। सार्थक संचार प्रतिपुष्टि या पुनर्निवेश को कल्पना करता है। श्रोता वर्ग की आवश्यकता के अनुरूप संदेश को आत्मसात करने में सहायता करता है। अपने देश में सरकारी संचार में सबसे बड़ी कमी इस प्रतिपुष्टि की है। इसको देखा नहीं जाता है, कितने लोग उसमें समझे नहीं समझे, उसको ग्रहण किए नहीं किए, इस बात पे उसका ध्यान नहीं होता है। संपादक के नाम पत्र, आप और हम, ये प्रतिपुष्टि के सुंदर उदाहरण हैं। तो ये हो गया आपका संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से, उन पर मैंने प्रकाश डाल दिया। धन्यवाद।